Hello student, today I am going to explain you the remaining part of chapter evolution. बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अभी तक आपने देखा केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, आज से आप देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इट इज़ completed into many steps. First one, formation of coacervates. यह प्रक्रिया कई पदों में पूर्ण होती है। इसका पहला पद जो है कोजरवेट का निर्माण है। The joined molecule have tendency to aggregate in various combination to form the small colloidal masses as insoluble droplets. जो जेंट मॉलिक्यूल होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो जुड़ जाए और एक कोलाइडल मास का निर्माण करें। कोलाइडल मतलब चिक्ष्म मास जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता है, which finally precipitate and aggregated into larger and denser colloidal system, जो अंत में लास्ट में एक बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है और पानी के अंदर प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब ऊपर से अलग से दिखाई देता है। अब जो लार्ज पार्टिकल है इसको एआई ओपेरिन ने कोएजरवेट नाम दिया था। These coacervate contains protein, nucleoprotein, organic and inorganic molecules in various combination. अब ये जो कोएजरवेट बना था इसके अंदर अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग कंपोनेंट थे। पहला जो कंपोनेंट है प्रोटीन, दूसरा है न्यूक्लियोप्रोटीन, तीसरा है ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये सभी मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर कोएजरवेट को फॉर्म करते हैं। नाउ द फॉर्मेशन ऑफ फ्री जीन्स। इस स्टेप में देखेंगे फ्री जीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। कोएजरवेट्स हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब अदर मॉलिक्यूल फ्रॉम सराउंडिंग वाटर। कोएजरवेट के अंदर एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की। किसको एब्जॉर्ब करता है? वो अपने चारों तरफ जो वाटर होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने लगता है। कोएजरवेट मॉलिक्यूल स्प्लिटेड एंड रीयूनाइटेड अगेन एंड अगेन। कोएजरवेट जो मॉलिक्यूल होता है वो कंटिन्यूसली स्प्लिट होता है तथा टूटे हुए भाग वापस से जुड़ जाते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस कई बार चलती रहती है। ड्यू टू कोएजरवेट डेवलप्ड एबिलिटी टू ग्रो एंड डिवाइड, जिसके कारण कोएजरवेट के अंदर ग्रो तथा डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाती है, जिससे एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। सिडनी फॉक्स ने इस मॉलिक्यूल को माइक्रोस्फीयर कहा था। नाउ माइक्रोस्फीयर अटैच्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। अब इस माइक्रोस्फीयर से लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन अटैच हो जाती है तथा उसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोड्यूस करता है रोग पॉइंट्स को। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड ई बायोन्स, जो कि डेवलप करता है उसके अंदर रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी। नाउ ओपेरिन इज कॉल्ड फ्री जीन्स। ओपेरिन ने अब इसको फ्री जीन्स नाम दिया। इन दिस स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ऑर्गेनिज्म ई बायोन्स। इस स्टेप में आप देखेंगे कि प्राइमरी ऑर्गेनिज्म ई बायोन्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देयर वर टू टाइप्स ऑफ सेल्स अपेयर्ड दैट टाइम। उस समय दो प्रकार की सेल अपेयर्ड हुई थी। पहली थी मोनेरन टाइप। इन दिस टाइप द प्रिमिटिव सेल्स, यह प्रिमिटिव सेल्स का एक टाइप है। न्यूक्लियोप्रोटीन एग्रीगेटेड टुगेदर लूजली, जिसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं लेकिन उनके बीच में जो अटैचमेंट होता है वो लूजली होता है। एग्जाम्पल एंसेस्टर ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया के जो एंसेस्टर हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। सेकेंड, प्रोटिस्टन टाइप। इन दिस टाइप ऑफ सेल न्यूक्लियोप्रोटीन अरेंज सेंट्रली एज अ डेंस मास। इस टाइप के सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियोप्रोटीन है उनका जो अरेंजमेंट होता है बहुत क्लोजली होता है, जिसके कारण एक डेंस मास फॉर्म होता है जिसके चारों तरफ फाइन मेम्ब्रेन होती है। इस डेंस मास को जो कि सेंट्रल में होता है उसको न्यूक्लियस नाम दिया गया। ओरिजिन ऑफ ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का ओरिजिन कैसे हुआ था वो देखेंगे। अर्ली प्रोकैरियोट्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स फूड। जो पहले के प्रोकैरियोट थे वो केमिकल एनर्जी की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड का फॉर्मेशन करते थे। अब ये केमिकल एनर्जी कैसे मिलती थी? द एनर्जी यूटिलाइज इन दिस ऑटोट्रॉप्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ केमिकल विच इज फाउंड इन द सी। समुद्र के अंदर जो केमिकल पाए जाते थे उनका एनारोबिक ब्रेकडाउन किया जाता था ऑटोट्रॉप्स के द्वारा और उसके द्वारा एनर्जी रिलीज की जाती थी। इसी एनर्जी को यूज़ करके वो अपने लिए फूड को फॉर्म करते थे। सोलर एनर्जी नॉट बी ट्रैप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इस समय इन ऑटोट्रॉप्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं था जिसके कारण वो सोलर एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाते थे। इसलिए वो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके अपने लिए फूड को फॉर्म करते थे।
Due to early autotrophs known as chemoautotrophs, एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया। स्टार्टिंग के जो ऑटोट्रॉफ्स थे वो केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने लिए फूड को फॉर्म करते थे, इसलिए इनको chemoautotrophs कहा जाता था। सम ऑटोट्रॉफ्स सिंथेसाइज मेटेलोपोरफायरिन। कुछ ऑटोट्रॉफ्स के अंदर मेटेलोपोरफायरिन का फॉर्मेशन हो चुका था। इस मेटेलोपोरफायरिन को बैक्टीरियोक्लोरोफिल कहा जाता था। Now, in the presence of bacteriochlorophyll, some autotrophs trap solar energy for synthesizing their foods. अब ऑटोट्रॉफ्स के अंदर बैक्टीरियोक्लोरोफिल था जिसकी हेल्प से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके अपने लिए फूड को फॉर्म करते थे। एग्जाम्पल मेरीन प्लैंकटन सल्फर बैक्टीरिया, जैसे कि समुद्र के अंदर पाए जाने वाले प्लैंकटन जिसको सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं। After certain molecular changes in bacteriochlorophyll form true chlorophyll in prokaryotes. बैक्टीरियोक्लोरोफिल के अंदर बहुत सारे मॉलिकुलर चेंजेस होने के बाद ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल ट्रू क्लोरोफिल में कन्वर्ट हो गया, और ये ट्रू क्लोरोफिल किस में पाया जाता था? प्रोकैरियोट्स में। कीमो ऑटोट्रॉफिक कन्वर्टेड इनटू ट्रू ऑटोट्रॉफिक लाइक ब्लू ग्रीन algae, that is called cyanobacteria. कीमो ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म थे वो ट्रू ऑटोट्रॉफिक में कन्वर्ट हो गए थे। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन algae या साइनोबैक्टीरिया। फॉसिल ऑफ ब्लू ग्रीन algae आर्कियोस्फेरॉइड्स barbarotonensis, also reported from Africa in 1968. Oxygen revolution. After the origin of blue-green algae, process of photosynthesis takes place and release the oxygen in the atmosphere. Blue-green algae के बनने के बाद उनके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने लगी, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, और यह ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। फ्री ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज मीथेन अमोनिया एंड प्रोड्यूस CO2 नाइट्रोजन एंड वाटर। ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये मीथेन अमोनिया को ऑक्सीडाइज करती है, जिसके द्वारा एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 नाइट्रोजन तथा वाटर फॉर्म होता है। Free oxygen also formed ozone layer above the atmosphere for preventing UV rays come to earth. ये जो फ्री ऑक्सीजन होती है एटमॉस्फेयर के अंदर एक ओजोन लेयर फॉर्म करती है, जो कि सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ पर आने से रोकती है। In this step, we will discuss about the origin of eukaryotic और true nuclear cell. इस स्टेप में हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल या ट्रू न्यूक्लियर सेल का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑन अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन थी, जिसके कारण अब अर्थ के ऊपर एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा। एरोबिक रेस्पिरेशन लिबरेटेड 20 टाइम मोर एनर्जी इन एटमॉस्फेयर, और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के कारण ऑर्गेनिज्म 20 टाइम मोर एनर्जी को एटमॉस्फेयर में लिबरेट करते थे। प्रोकैरियोट्स ग्रेजुअली मॉडिफाइड सेल्फली एंड अडॉप्टेड एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो प्रोकैरियोट्स से धीरे धीरे मॉडिफाइड हो रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, दे डेवलप्ड अ ट्रू सेल ऑर्गेनेल लाइक द न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। उनकी सेल्स के अंदर ट्रू सेल ऑर्गेनेल जैसे न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया का भी डेवलपमेंट हो रहा था। Free eukaryotic cells originated in sea about the 1.5 billion year ago. जो फ्री यूकैरियोटिक सेल है इसका ओरिजिनेशन जो सी के अंदर हुआ था वो 1.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था। ओपिनियन अबाउट ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स का जो ओरिजिनेशन हुआ था उसके लिए अलग अलग राय हैं। फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट ओरिजिन्स। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इंडिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड। इसके अनुसार जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो अलग अलग हुआ था। सेकंड, इवोल्यूशनरी ओरिजिन। कोएजर्वेट्स ओरिजिनेटेड प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कन्वर्ट इनटू यूकैरियोटिक सेल्स। इसके अकॉर्डिंग जो कोएजर्वेट थे वो प्रोकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गए थे, बाद में प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में कन्वर्ट हो गई थी। थर्ड वन, सिम्बायोटिक ओरिजिनेशन। It is proposed by the Bell in 1920. Evolution of eukaryotic cells due to the symbiotic relationships of two prokaryotic cells
इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना, जिसके कारण वो कन्वर्ट हो गई थी यूकैरियोटिक सेल्स में। रोल ऑफ वाटर इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। जब लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ था तो उसके अंदर वाटर का क्या रोल है, अब वो देखते हैं। फर्स्ट वन, लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। लाइफ का जो ओरिजिनेशन हुआ था वो वाटर के अंदर हुआ था। अब वाटर के अंदर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिनको आप डील करेंगे। वाटर इज़ ए यूनिक सुटेबल मीडियम इन विच द लाइफ कैन ओरिजिनेटेड। लाइफ एक सुटेबल मीडियम है जिसके अंदर लाइफ को ओरिजिनेट हो सकता है। फर्स्ट वन, वाटर लिक्विड एट 4 to 90 डिग्री सेल्सियस। जो जल होता है वो 4 से 90 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड अवस्था में रहता है और इतने टेम्परेचर पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। सेकेंड, द वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर। वाटर के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है। थर्ड वन, ड्यू टू द हाई लेटेंट हीट वाटर डज नॉट अलाउ द वेरी क्विक चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। वाटर का जो हाई लेटेंट हीट होती है उसके कारण ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर में बहुत जल्दी परिवर्तन नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, वाटर इज द सोर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन है वो कहाँ से मिलेंगे, वाटर से मिलेंगे। नेक्स्ट वन, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसमें कोई भी चीज़ आप उसमें डिजॉल्व करो वो आसानी से डिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट वन, वाटर इज़ वेरी गुड बाइंडर एंड स्प्लिटर। वाटर जो होता है आसानी से किसी के साथ जोड़ देता है और किसी को भी तोड़ देता है। नेक्स्ट वन, इट्स हेल्प इन द क्लाउड फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन। इट इज़ आल्सो हेल्प इन द क्लाउड फॉर्मेशन। बादलों के निर्माण करने में तथा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होने में ईजी होता है।